दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जिससे खिलाड़ी सबसे ज्यादा डरते हैं? अपनी अच्छी फॉर्म का खोना, अपना फेवरेट किडबैक गुम हो जाना, टीम में अपनी जगह न बनाए रखना? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। सबसे ज्यादा डर लगता है खिलाड़ियों को तो वो है इंजर होना, मतलब चोटिल होना। ज्यादा देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट बाय आयुर्वेदा। स्पोर्ट्स इंजरी का सबसे विस्तार अर्थ बताया गया है कि खेलते समय, कसरत करते समय अगर आपको चोट लगती है तो वो स्पोर्ट्स इंजरी कहलाई जाती है। वर्चुअली आपकी बॉडी के कौन से भी पार्ट को खेलते समय, कसरत करते समय इंजरी हो सकती है। स्पोर्ट्स इंजरी मेनली मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें मसल्स, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स ऐसे बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी होती क्यों है? पहला कारण है मसल टाइटनेस। जब कोई एथलीट खेलता है या फिर कसरत करता है तो उसके मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। जब ये लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है तो वो मसल को सोर और स्टिफ बना देता है, जिसकी वजह से मसल टाइट हो जाता है। जब ये खिलाड़ी स्ट्रेचिंग करता है तब ये जो लैक्टिक एसिड बना है, ये लैक्टिक एसिड मसल वापस एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसकी वजह से सोरनेस, स्टिफनेस कम हो जाता है और मसल की फ्लेक्सिबिलिटी वापस बढ़ जाती है। अगर ये खिलाड़ी विदाउट स्ट्रेचिंग वर्कआउट करे या फिर अपना खेल खेले तो ये लैक्टिक एसिड वैसे के वैसे बॉडी में, मसल्स में जमा रहता है, जिसकी वजह से एक्सेस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने की वजह से मसल का टाइटनेस बढ़ जाता है और मसल में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है वीकनेस इन मसल, टेंडन्स, लिगामेंट्स। हमने देखा है कि जब कोई एथलीट रेगुलर वर्कआउट करता है तब उसके मसल्स का शेप, उसके मसल्स का साइज, उसके मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। पर एक समय बाद जब उस एथलीट के वर्कआउट में गैप पड़ जाता है तब उसके मसल्स का साइज कम हुआ रहता है, उसके मसल की स्ट्रेंथ कम हो गई रहती है। ऐसा क्यों? हमारे मसल में भी एक मेमोरी रहती है, उसे मसल मेमोरी कहते हैं। जब एक एथलीट रेगुलर वर्कआउट करता है तब वो उस मसल को याद दिलाता है कि हमें इतना इतना वेट्स, हमें इतनी इतनी मेहनत करनी है, जिसकी वजह से हर बार ये मसल अपनी क्षमता से ज्यादा खुद को पुश कर पाता है। पर जब लंबे समय तक उस एथलीट ने वर्कआउट नहीं किया, उस एथलीट ने खेल खेला नहीं, तो ये मसल मेमोरी फेड होने लगती है, यानी ये मसल मेमोरी कम होने लगती है, जिसकी वजह से उस मसल को याद नहीं रहता कि वो पहले कितना काम करता था, पहले कितना स्ट्रेस ले पाता था, जिसकी वजह से मसल का पावर कम हो जाता है और मसल में वीकनेस आने लगता है। तीसरा कारण है ओवर ट्रेनिंग मेथड्स। विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, गलत समय पे गलत तरीके से अगर खेल खेला गया या फिर कसरत की गई तो उसकी वजह से इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा कारण है मसल फटीग। मसल फटीग मतलब मसल का थक जाना। कोई भी वर्कआउट करने के बाद मसल को रिकवर होने के लिए कम से कम 36 to 48 आवर्स लगते हैं। इस पीरियड में मसल अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर रहा हो। अगर इस 36 to 48 आवर्स के बीच में अगर हमने उस स्पेसिफिक मसल पे वापस स्ट्रेस डाला तो ये मसल रिकवर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाता। और पांचवा रीजन है डिफरेंट बोन आर्किटेक्चर। हर एक एथलीट का बोन स्ट्रक्चर अलग है, इसीलिए वो एथलीट कुछ खेल बहुत अच्छी तरह से खेल सकता है और कुछ नहीं। अब ये स्पोर्ट्स इंजरी होती कैसे है, मतलब इसका मैकेनिज्म कैसा है? स्पोर्ट्स इंजरी एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है एथलीट के इंट्रिंसिक फैक्टर्स और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स का। इंट्रिंसिक फैक्टर्स मतलब उस एथलीट की एज, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रीवियस इंजरी की कोई हिस्ट्री और बॉडी टाइप। एज, ऐसा देखा गया है कि एथलीट्स जो 30 साल से कम की उम्र के हैं उनमें इंजरीज ज्यादा जल्दी भर जाती हैं या फिर उन्हें इंजरीज कम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उस एथलीट के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरी, प्रीवियस इंजरी, उस एथलीट को पहले कौन सी बड़ी इंजरी हुई है कि नहीं, वो एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा फैक्टर है बॉडी टाइप। वो एथलीट दुबला है, पतला है, वीक है, ओबीज है, उसकी बोन डेंसिटी कैसी है, इसके ऊपर उसकी बॉडी टाइप डिटरमाइन होती है। दूसरा फैक्टर है मतलब एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वो एथलीट उस समय वो खेल खेलने के लिए, कसरत करने के लिए उसके एनवायरमेंट के फैक्टर्स कैसे हैं, यानी अगर कोई एथलीट 100 मीटर्स की रेस दौड़ रहा है तो उसके शू का जमीन से उसका ट्रैक्शन कैसा है, उसका फ्रिक्शन कैसे हो रहा है, उसको बराबर से ग्रिप मिल रही है कि नहीं, ये सब एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में आता है। जब ये दोनों इंट्रिंसिक फैक्टर्स और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स एक साथ मिल जाते हैं तब स्पोर्ट्स इंजरी होती है। तो स्पोर्ट्स इंजरी के टाइप्स कौन से हैं? स्पोर्ट्स इंजरी के 3 टाइप्स हैं, अक्यूट, ओवरयूज और क्रॉनिक। अक्यूट मतलब ऐसी इंजरी जो इंजरी होके 5 दिन ही हुए हैं। ये प्रकार की इंजरी में साइन सिम्टम्स ज्यादा मात्रा में दिखते हैं। दूसरा प्रकार है ओवरयूज। लंबे समय तक
एक ही प्रकार की कसरत करने की वजह से वो एरिया के मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंजोर हो जाते हैं। तीसरा है क्रॉनिक, मतलब इस इंजरी को होके कम से कम 3 महीने हुए हैं। ये इंजरी में साइंस एंड सिम्टम्स तो होते हैं, पर वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, मतलब एथलीट उसको नजरअंदाज कर देता है, जिसकी वजह से ये 3 महीने से ज्यादा चलते हैं। तो ये स्पोर्ट्स इंजरी के लक्षण क्या है? पहला है स्वेलिंग यानी सूजन। अगर कसरत करते समय हमें अगर इंजरी होती है तो सबसे पहले सूजन आती है, मतलब जहां इंजरी हुई है वो एरिया फूल जाता है, सूज जाता है। दूसरा है दर्द। तीसरा है रेड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन, मतलब उस जॉइंट की मूवमेंट कम हो जाना। जब कोई इंजरी होती है तो उस जॉइंट की मूवमेंट कम हो जाती है, और अगर हमने जबरदस्ती से इस जॉइंट की मूवमेंट करने की कोशिश की तो उधर दर्द होता है और स्वेलिंग आती है। चौथा है वीकनेस, मतलब उस मसल का, उस पार्ट का जहां इंजरी हुई है वीकनेस आ जाना। पांचवा है टिंगलिंग नमनेस। जब कोई इंजरी होती है तब उस पार्ट के न्यूरॉन्स भी अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टिंगलिंग नमनेस हमें फील होती है। टिंगलिंग नमनेस मतलब चींटियां चलने जैसी फीलिंग होना। 6 पॉइंट है टेंडरनेस और स्टिफनेस। जब इंजरी होती है तब हम उस पार्ट को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि हाथ लगाने पे दर्द होता है और वो पार्ट बहुत स्टिफ हो जाता है, कड़क हो जाता है। अब ये स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट में आयुर्वेदा आपकी कैसे मदद कर सकता है? जब कोई इंजरी होती है यानी आघात होता है तब वात बढ़ जाता है, और ये वात कफ को, यानी जो हमारे बॉडी को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, उसको कम कर देता है। इसके लिए हमें वात और कफ की चिकित्सा करनी है। इसके साथ साथ हमें मांस, अस्थि और मज्जा धातु पे भी ध्यान देना है, क्योंकि हमारे मसल्स मांस धातु से बने हैं, अस्थि मतलब बोन्स और मज्जा मतलब बोन मैरो। अगर ये तीनों धातु दूषित हो गए तो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ सकता है। तो इसके लिए हम बस्ती, लोकल बस्ती और रक्तमोक्षण और अग्निकर्म इसका उपयोग करेंगे। बस्ती क्यों? जब बस्ती दिया जाता है तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंट्रिक नर्वस सिस्टम के साथ काम करके सेंसरी न्यूरॉन्स को नरिश करते हैं, जिसकी वजह से डोर्सल रूट गैंग्लिया और क्रेनियल नर्व गैंग्लिया भी नरिश होते हैं और पेन सप्रेस होता है। और लोकल बस्ती मतलब कटी बस्ती मतलब कमर की बस्ती, अंश बस्ती मतलब शोल्डर की बस्ती, जानू बस्ती मतलब नीज की बस्ती, पृष्ठ बस्ती मतलब पीठ की बस्ती। ये कैसे काम करेंगे? लोकल बस्ती में जब हम तेल अप्लाई करते हैं तब ये तेल स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ये तेल न्यूरॉन्स तक पहुंचता है, और जब ये न्यूरॉन्स नरिश हो जाते हैं तो पेन कम हो जाता है। तो स्टीम भी देते हैं। स्टीम की वजह से उस अफेक्टेड पार्ट में वेसोडाइलेशन होता है, जिसकी वजह से वो अफेक्टेड पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है, उधर नरिशमेंट ज्यादा मिलता है और पेन कम हो जाता है। दूसरा है रक्तमोक्षण। हम रक्तमोक्षण में 2 प्रकार इस्तेमाल करेंगे। पहला है जलौकाव चरण मतलब लीचेस लगाना, और दूसरा है अलाबू मतलब कपिंग थेरेपी। जलौकाव चरण में जब हम लीचेस लगाते हैं तो उन लीचेस के सलाइवा में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से उस एरिया में खून बढ़ जाता है, मतलब वेसोडाइलेशन होता है, जिसकी वजह से उधर की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और सलाइवा में और ऐसे केमिकल्स होने की वजह से उधर के जो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स है, जिसकी वजह से उधर जलन हो रही है, पेन हो रहा है, वो कम हो जाता है। तीसरा हम यूज करेंगे अग्निकर्म। अग्निकर्म मतलब अग्नि के छोटे छोटे दाग देना, और आचार्य चरक ने अग्निकर्म ये शूल के ऊपर यानी पेन के ऊपर सबसे उत्तम चिकित्सा बताई है। जब हम अग्निकर्म करते हैं यानी जब हम दाग देते हैं तब अग्नि के उष्ण गुण की वजह से उस जॉइंट में, उस पार्ट में जो आवरण है, जो दूषित दोषों का आवरण होता है, वो कम हो जाता है, और उधर जो वात दोष बिगड़ा हुआ है वो वात दोष अपनी गति में वापस आ जाता है, जिसकी वजह से उधर का पेन कम हो जाता है। मॉडर्न मेडिसिन ये कहता है कि जब हम अग्निकर्म करते हैं तब उधर के लोकल टिश्यूज में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उधर लोकल टिश्यूज में नरिशमेंट अच्छी तरह से होता है और पेन कम हो जाता है। तो ये था स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट बाय आयुर्वेदा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, आपकी राय कमेंट्स में बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, और साइंटिफिक तरीके से आयुर्वेद के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।